स्टार्ट हो गया सर भाई साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सनातन भारत के इस चैनल में दीपक जी आपको होस्ट करना है ना? जी हाँ, आप मुक्ति करना है सर, तो हमको करना है। अच्छा। हाँ, जय सनातन भारत के चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज हमारे साथ सूर्य नारायण पांडे सर जुड़े हुए हैं, जो संस्कृत विषय पर अपनी विचार रखेंगे। भाई साहब विषय रखिए भाई दीपक साहब। हाँ, दीपक जी, जय सनातन भारत के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आपने बहुत अच्छा विषय आज के लिए चुना है, कल्चरल मार्क्सिज्म का। तो इस विषय पर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि कल्चरल मार्क्सिज्म क्या है। तो कल्चरल मार्क्सिज्म से पहले मार्क्सिज्म को समझना पड़ेगा। तो मार्क्सिज्म है ऐसी विचारधारा जो वर्ग संघर्ष के द्वारा परिवर्तन पर विश्वास करती है, और ऐसे हिंसा के द्वारा जो परिवर्तन होगा उसमें जो लोग बचेंगे उसका ये नेतृत्व करेंगे। इस तरह की ये विचार है। तो ये सभी युवाओं को बहुत अच्छा लगता है कि चूंकि उनके जिंदगी में एक रोमांस और फैंटेसी ऐसा कुछ होता है, इसीलिए कहा जाता है कि युवावस्था में सभी कोई कम्युनिस्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी समझ आती है, प्रौढ़ होते हैं, तो वो फिर सनातनवादी या राष्ट्रवादी या दक्षिणपंथी हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि जो फैंटेसी है ये हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं। तो इसको कहा जाता है कि हमारे यहाँ क्रांति की नहीं, संक्रांति को श्रेष्ठ माना गया। संक्रांति मतलब ऐसी गति जो कि सकारात्मक, हर तरह की गति प्रगति नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत तेजी से गिरे, कूद पड़े पहाड़ी से और कहे देखो मैं कितना तेजी से मेरी गति है, तो वो अधोगति है, प्रगति नहीं। ऐसे ही पहले हमको समझना पड़ेगा कि मार्क्सवाद जो था, अर्थात जो वर्ग संघर्ष के द्वारा सत्ता प्राप्त करने का भाव रखता था, वो तो सारी दुनिया में एक तरह से फ्लॉप हो गया। और जहां भी अब उसके जो रूप भी बचे हैं, अवशेष भी बचे हैं, वहां कम से कम वो इस तरह का कुछ नहीं है। आज चीन में भी यदि मार्क्सवाद है तो वो मार्क्सवाद पूरी तरह से सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप के अलावा कुछ नहीं है। और वहां पर घनघोर पूंजीवाद है और मजदूरों को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। पूंजीपतियों के हर तरह से समर्थन में वो सरकार खड़ी है। मार्क्सवाद के जितने भी सिद्धांत हैं, मजदूरों को अधिकार मिलना, ये सब बातें, ये केवल लोकतांत्रिक देशों में है। और वहां पर जो मार्क्सवादी हैं वो उसका उपयोग सरकारों के विरुद्ध दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्क्सवाद चूंकि एक, जिसे हम क्लासिकल मार्क्सवाद कहते हैं या पॉलिटिकल मार्क्सवाद कहते हैं, वो पूरी तरह से दुनिया में असफल हो चुका है, फेल हो चुका है, वो चाहे जिस भी देश में रहा हो। इसलिए वो विचार, वर्ग संघर्ष का विचार, वो
हिंसा के द्वारा सत्ता प्राप्त करने का विचार, जो अब पूरी तरह से एक नए रूप में आ गया। और वो नया रूप है कि उन्होंने कार्य क्षेत्र अपना अब राजनीति की जगह संस्कृति को चुना। तो संस्कृति क्या होती है? तो संस्कृति किसी भी एक समाज के द्वारा एक लंबे समय के अनुभव के द्वारा अपने जीवन यापन को करने का एक तरीका है, जो उनके पूर्वजों से एक लंबे अनुभव के बाद उनको प्राप्त हुआ है। उसके उन्होंने हानि लाभ देखे हैं और उसके गुण दोष देखे हैं। ऐसे परखते परखते जो चीजें आज फाइनली उस समाज में मान्य की जा रही हैं, वो उसकी संस्कृति है। तो कैसे? जैसे हमको क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे अपने त्योहार मनाने हैं, कैसे डांस करना है, कैसा गाना गाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या भोजन करना है, ये सब कुछ, और दूसरों से हमारे अंतर संबंध कैसे होंगे, हमारा समाज के साथ अंतर संबंध कैसे होगा, हमारा गांव कैसे होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, ये सारा कुछ अनुभव अलग अलग समाजों में जैसा आता है, वो वहां की संस्कृति कहलाती। तो ऐसा हर समाजों का अनुभव आता है। भाई अफ्रीकी समाज में थोड़ा अलग तरीके से है, तो अगर फ्रांस की बात करें तो वहाँ का समाज कुछ अलग तरीके से है। इंग्लैंड का समाज कुछ ज्यादा अपना विस्तारवादी नीति, ये सब, जो जर्मनी का समाज है वो थोड़ा सा युद्ध प्रिय। तो ऐसे भारत का समाज क्या? तो भारत का समाज मतलब ज्ञान, करुणा, प्रेम, दया, सर्वसमावेशी, सभी विचारधाराओं को स्थान, ऐसा अपना भारतीय समाज। तो ये हर एक समाज की, हर एक इलाके की एक अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे अपने यहाँ तो पंजाब की अलग संस्कृति है, लेकिन उन सब के बीच में भी एक सामान्य सा स्वर रहता है। तो वो सामान्य सा स्वर भारत की संस्कृति कहलाएगी। पूरे दुनिया में जो है संस्कृति, वो मानवता की संस्कृति कहलाएगी। तो अब उस क्षेत्र में काम करना, तो उस क्षेत्र में अलग अलग छोटी छोटी पहचान को बढ़ावा देना, बड़ी पहचान को छुपाना, ये कम्युनिस्टों का तरीका रहता है। और छोटी छोटी पहचानों के बीच में झगड़े खड़े करना। तो जैसे परिवार है, तो परिवार में माता है, पिता है, बूढ़े हैं और बहन है, भाई है, तो वो सबको एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाना। पिता को बताना कि वो माँ से कम है, माँ को ये बताना कि क्या कहते हैं उसके ऊपर तो अन्याय हो रहा है, बेटे को ये बताना कि ये क्या कहते हैं तुम जिन कामों में लगे हो उनमें हिंसा फैल रही है, बेटी को ये बताना कि तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा करके घर घर में लड़ाई करना। फिर समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं, जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, सब जगह कुछ ना कुछ उन छोटी पहचानों को, या जो छोटे छोटे फॉल्ट लाइन है, उनको चौड़ा करने का काम, ऐसा करके। और फिर अब तो नई नई पहचान गढ़ना। तो कोई स्त्री है तो वो स्त्री के रूप में खुश ना रहे, कोई पुरुष है तो पुरुष के रूप में खुश ना रहे। तुम तो अपनी पहचान कुछ भी बताओ, यदि तुम नथिंग हो तो तुम एवरीथिंग बन सकते हो। ऐसा करके अलग अलग इलाकों के नाम पर, अलग अलग पहचान के नाम पर पूरे समाज में एक दूसरे का झगड़े का वातावरण खड़ा कर देना।
تو یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ بلی لوگ اپنی روٹی کا بंٹوارا کروانے بندر کے پاس گئے، تو بندر نے ایسے اس جھگڑے کا لابھ اٹھا کر دھیرے دھیرے کر کے پوری روٹی کھا گیا، بلی منہ دیکھتی رہی۔ ایسے ہی ایک ایک جو ان کے پورے من میں ایسا षड्यंत्र رہتا ہے، ان کی پہچان بس یہی ہے کہ جو ویکتی آپ کو ایک دوسرے سے لڑانے کی بات کرے وہ آپ سمجھ جائیے کہ کمیونسٹ ہے۔ جو ویکتی اسنتوش کی بات کرے، جو ویکتی ہنسا کے دوارا نیائے پراپت کرنے کی بات کرے، وہ کہیں نہ کہیں سے سماج کا شترو ہے۔ اور یہ سب یہ کس نام پہ کر رہے ہیں؟ تو مانو ادھیکار کے نام پہ کر رہے ہیں۔ ایک نیا شبد آ گیا ہے ووکزم، وہ مطلب جاگا ہوا سماج، پر یہ جاگے ہوئے نہیں ہیں، یہ سماج کو ایک سنسنی پھیلا کر اور ایک دوسرے سے لڑا کے سماج کو ختم کرنے کا ان کا षड्यंत्र، ایسا ہی ان کے دوارا تمام کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آج ہم اس کا پربھاؤ دیکھنے کی کوشش کریں تو ان کے سارے کا جو پربھاؤ ہے وہ تمام آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اگر بھارت کو ہم دیکھیں تو بھارت میں اگر ہم مانتے ہیں کہ ستا کے 4 پرتشٹھان ہیں، تو میڈیا میں آپ دیکھیں گے تو میڈیا میں سب کچھ آتا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ کی فلم، شکشا، اسکول، کالج، سارا کچھ، جس سے بھی ایک سامانیہ جنمت تیار ہوتا ہے، اس پر پوری طرح سے کمیونسٹوں کا پربھاؤ ہے۔ پھر نیائے پالکا دیکھیں گے تو نیائے پالکا میں ان کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے تمام، اور جو نیم قانون بھی بنے ہیں وہ بھی سب ان کے دوارا رچے گئے ہیں۔ تو نیم قانون کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے سماج کو لڑانے کے لیے؟ تو نیم قانون کا استعمال ایسے ہوتا ہے کہ نیم قانون کا استعمال کر کے سماج کو ختم کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے، جیسے کہ SC/ST ایکٹ لگانا، مہیلاؤں کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کا قانون لگانا، ایسے نیم قانون کا استعمال کر کے سماج میں وبھید کو پھیلایا جاتا ہے، ان کا درپیوگ کر کے مہیلاؤں کو ایسے نیم قانون کی اتنی ادھک اچتا دینا کہ وہ اس کے آدھار پر بلیک میل کر سکیں، ایسا کر کے ایک وہ ساری باتیں ایسی لگتی ہیں کہ جیسے یہ بہت آدھنک سماج کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہو، پر بہت سوچ سمجھ کے ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مہیشاسور پر PhD 1960 میں شروع ہوا ابھیان، اور آج اس کا روپ ایسا ہے کہ سمپورن جن جاتی سماج یہ کہتا ہے کہ ہم مہیشاسور کو بنسا چاہیے۔ ایسے ایک ایک چیز کو پکڑ کے اور صرف سماج کو لڑانے کا کام کیا جاتا ہے، نئی نئی آئیڈینٹی بھارت۔ تو بھارت اس سے گزر رہا ہے۔ تو آپ نے شکشا، میڈیا، یہ سب دیکھا، نیائے پالکا دیکھی، پھر کاریہ پالکا میں بھی جو ان کے رہتے ہیں انہی کے بنائے نیم قانون، انہی کے پدھتی سے سلیکٹ لوگ سب کرتے ہیں۔ ان تینوں میں پوری طرح سے وام پنتھیوں کا قبضہ ہے۔ ابھی کچھ برسوں سے کچھ بھارت میں نئے وچار جو راشٹروادی ہیں، یہ لوگوں کا کم سے کم جو ویوستھاپکا ہے ارتھات ودھان سبھا اور لوک سبھا، وہاں پر خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی یا مودی یا راشٹرواد کے جو لوگ ہیں ان کا استھان مضبوط ہوا ہے۔ اس کو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کمیونسٹ تو پوری طرح سے ستا سے باہر ہو گئے، پھر بھی آپ ان کا رونا رو رہے ہیں۔ تو اس کو آپ ایسا سمجھیے کہ کمیونسٹ ستا سے باہر نہیں ہوئے، وہ ستا میں ہی ہیں، بس وہ ستا کی ذمہ داری سے باہر تھے، اور
जिसको शतरंज की भाषा में कहा जाता है कि अपना छोटा प्यादा मरवा के सामने वाले के वजीर पर दांव लगाना, ऑन सेक्रीफाइस करना। तो उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने को हटाकर और अब बिना जिम्मेदारी के कुछ भी होगा उसमें सारी जिम्मेदारी केवल पॉलिटिकल लीडरशिप की फिक्स कर दी जाएगी, जबकि इन चारों स्तंभों में सबसे मजबूर, सबसे असहाय जो स्तंभ है वो राजनीतिक स्तंभ ही है, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, उसको अपनी लोकप्रियता की जांच करवाना है। और बाकी तीनों स्तंभों को आप देखिए तो इस तरह की बहुत सारी उनके ऊपर मर्यादाएं नहीं है। सबसे ज्यादा फ्री हैंड मीडिया के लोग हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं। आपने देखा ही शाहीन बाग से लेके और बाकी सब जगह। इस तरह से कम्युनिस्टों ने अपना जो प्रभाव का विस्तार है या सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास है, ये अमेरिका में वो सफलतापूर्वक कर चुके हैं। आमतौर से जैसे होता है, कहा जाता है कि रूस कम्युनिस्ट देश था, सोवियत संघ, और अमेरिका पूंजीवादी देश था। ऐसा नहीं है। आज सबसे ज्यादा मजबूत कम्युनिस्ट कहीं है तो वो अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से सिस्टम पे कब्जा किया हुआ। और कश्मीर फाइल का एक जो बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है कि सरकार उनकी है पर सिस्टम हमारा है। तो ये पूरे तंत्र में इस तरह के नकारात्मक लोग, अब कार्यपालिका में उनके अधिकारी हैं, वो नियम कानून बनाते हैं, तो फिर ये एनजीओ चलाकर ये अपना अय्याशी करते हैं। ये मीडिया के द्वारा प्रचार तंत्र में सरकार से पैसा लेते हैं। ये पूंजीपतियों पे दबाव डाल के कि भाई तुम इतना वेलफेयर के लिए दो। हम जब किसी पूंजीपति का नाम सुनते हैं कि उसने अपना इतना सारा पैसा गरीबों में के कल्याण के लिए लगाया, तो गरीबों के कल्याण करने वाली एजेंसी कौन है? तो वो यही है, इनकी वामपंथियों की सारी एजेंसी सारी दुनिया में। तो इस तरह से ये सारी दुनिया में एक तरह से एक्सटॉर्शन मनी वसूल रहे हैं, एक तरह से रंगदारी टैक्स ले रहे हैं, गुंडागर्दी टैक्स ले रहे हैं। और ये पूरी तरह से एक तरह से ब्लैक मेलर्स की गैंग है जो कि सारी दुनिया को अपने इशारे पर नचा रही है और ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ये समाज को कैसे तोड़ते हैं? तो पहले उस समाज का ये मनोबल कम करते हैं। शिक्षा के द्वारा उस समाज को बताया जाएगा कि भाई तुम तो कभी विजेता नहीं थे, तुम्हारा कुछ अपना अच्छा इतिहास नहीं है। वहां पर जितनी भी कास्ट एंड कैटेगरी रहेगी, जितने सेक्शंस रहेंगे, उनमें और सब सेक्शंस बना बना के उनको लड़ाने का काम। तो जब सब लोग लड़ेंगे तो फिर पंचायत इनसे ही करवाने जाएंगे और ये उसी पंचायत करने का टैक्स लेते हैं। तो इस तरह से ये उसमें कई तरीके अपनाते हैं कि जो वहां पर जो माइनॉरिटी रहती है, खासकर मुस्लिम, उनको भी ये आगे करते हैं, जिससे उनका तंत्र तमाम लूट मार और हिंसा ये सब कर सके इनके इशारे पर। तो ये सब ये तरीके इनके द्वारा अपनाए जाते हैं और इनका पूरा, इनकी पहचान आप ऐसे ही कर सकते हैं कि ये कुछ बहुत ही उदारता की बातें करते हुए दिखेंगे आपको, और वो उदारता की बातें सिर्फ सामने वाले के लिए रहेंगी, बाकी ये अपना हिंसा का और अय्याशी का मॉडल खड़ा किए रहे। बहुत ही दिखावटी काम रहता है इनका। जैसे कि मेधा पाटकर को आप देखेंगे कि पता चला कि वो इतनी सिंपल साड़ी पहनेगी, ये सब करेगी, और फिर वो चलेगी एरोप्लेन में, जाएगी तो 5 स्टार में जो है हाई क्लास की स्कॉच पिएगी। ऐसा करके ये पूरा बनावटी इनका एक तंत्र है और ये लोग अपने लोगों को हर जगह सफल करने के लिए भी कोशिश करते हैं। जैसे राजनीति में आप देखेंगे
तो वामपंथियों के द्वारा जो नया मोहरा उतारा गया है वो अरविंद केजरीवाल, तो उसको कैसे खालिस्तान की मांग करने वाले लोग आके सपोर्ट करते हैं, कैसे रिमन मैग्सेसे पुरस्कार उसको मिलता है, ऐसे करके आरटीआई का पूरा विषय, ह्यूमन राइट, ये अलग अलग तरह के स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग काम करते हैं। मध्य प्रदेश से एक नोबेल प्राइज मिला कैलाश सत्यार्थी, वो विदिशा के रहने वाले हैं। उनको विदिशा में ही कोई नहीं जानता है, उनके पड़ोसी नहीं जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। उनका काम क्या था कि उन्होंने चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के नाम पर तमाम शोरगुल मचाया, और जो भारत का कालीन विदेशों में बिकता था उसको बैन करवा के वो पूरा मार्केट उन्होंने चीन के लिए अवेलेबल कराया। इसके एवज में उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे पुरस्कारों की राजनीति, क्रेडिट एजेंसी की राजनीति कि भाई हंगर इंडेक्स में भारत नीचे हो गया, ऊपर हो गया, विश्व बैंक में इसी तरह से, डब्ल्यूएचओ को आपने देखा किस तरह से कोरोना काल में उपयोग किया गया, या जहां भी इस तरह का कोई राष्ट्रवादी या मजबूत नेतृत्व खड़ा होता है उसको समाप्त करने के लिए उनके पास अपना एक पूरा तंत्र है। और आपने देखा ही इस तरह से भारत में किसान आंदोलन हुआ तो उस पर ट्वीट कौन कर रहा, ग्रेटा थनबर्ग, जिसको कि पर्यावरण के नाम पर इतनी बड़ी आइकॉन बनाया जा चुका है। इस तरह से पूरा इनका एक तंत्र है, फिल्मों के जरिए और उनके प्रचार तंत्र के जरिए अश्लीलता को परोसना, समाज को तोड़ना, तरह तरह की नई नई जिससे समाज कमजोर हो सके, ये मजबूत हो सके, ऐसा इनका पूरा एक राक्षसी तंत्र है। और इसको हर समाज को समझने की बहुत आवश्यकता रहती है। इस तरह से अपनी वो परंपराओं को आधुनिक किस्में समाज को कैसे बांध के आगे बढ़ सकता है, क्योंकि गिरी बृंगनों ने बताया था कि जैसे कोई समाज का ये आत्मविश्वास खत्म करेंगे, फिर जो अपने बेवकूफ किस्म के लोग हैं उनको आगे करेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल को या संजय सिंह जैसे लोगों को आगे किया जाएगा, फिर धीरे से उनको सत्ता के प्रतिष्ठान में बैठाया जाएगा, अराजकता का माहौल रहेगा। तो इन सारी स्थितियों में कोई देश फंस जाता है तो कैसे निकाला जा सकता है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को समाज से इरिडिकेट करना पड़ता है, उनको जेल में बंद करना पड़ता है, उनको कठोर सजाएं देनी पड़ती हैं, तब वो समाज कंट्रोल में आता है। और यदि पूरी तरह से वो समाज उनके हाथ में चले जाए तो फिर बाहर से कोई फोर्स आती है और उनको समाप्त करती, तब वो समाज मुक्त किया जा सकता है। नहीं तो जो समाज के चंगुल में फंस गया वो समाज को समाप्ति होना पड़ता है। इसके बहुत क्लासिक उदाहरण है, वेनेजुएला है, क्यूबा है, कितने सारे देश ऐसे नष्ट किए जा चुके हैं उनके द्वारा। और ये पूरी तरह से एक तरह से जो टिड्डियों का दल है जो कि अपना एक दूसरे से चारों प्रकार की टिड्डी या चारों प्रकार के कुत्ते या चार प्रकार की गैंग जो है वो एकजुट होकर लूटपाट करने के उद्देश्य से बिना कुछ काम किए समाज में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखने के लिए ये लोग कार्य करते हैं। चूंकि ये लोग केवल नकारात्मक बातें करते हैं और किसी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं तय करते, बल्कि केवल और केवल इसके अधिकार की बात करते हैं, इसलिए सभी को बड़े आकर्षक लगते हैं। लेकिन ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और समाज के अस्तित्व के लिए भी एक संकट है। तो ये कल्चरल मार्क्सिज्म क्या है, कैसे काम कर रहा है, इस विषय में मैंने कुछ बात रखी है। आपका यदि कोई और सवाल हो तो कुछ बात कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है, हाँ, सांस्कृतिक मार्क्सवाद के खतरे क्या हैं भविष्य के लिए? सांस्कृतिक मार्क्सवाद जैसा मैंने बताया कि किसी समाज की परंपरा, जितनी भी उसकी परंपराएं हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसके वेशभूषा, भजन भवन भ्रमण,
कि जितने भोजन के जितने तरीके हैं सबको ये दूषित करता है, और धीरे धीरे उस समाज को उसके जड़ों से, जैसे कोई पौधा जड़ से उसकी खोखली कर दी जाए तो उस पौधे का क्या होता है, ऐसे ही उस समाज का होता है। तो सांस्कृतिक मार्क्सवाद केवल संस्कृति की जड़ को समाप्त करता है, जिससे वो समाज अपने आप समाप्त हो जाता है। अब जैसे नृत्य को देखें, आप नृत्य को देखेंगे तो हमारे यहाँ के नृत्य क्या है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। उनमें भक्ति की भाव होता है और उनका एक करने का एक कुछ मर्यादित वेशभूषा होती है। पर इसके जगह ये नृत्य के नाम पर किसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हिप हॉप और दूसरे तरह के, जिनमें कहीं न कहीं कामोत्तेजक चेष्टाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे करके आप देखेंगे एक एक जो हमारे ईंट है हमारे भवन की, वो गिराने का प्रयास है। और कोई प्रश्न? ये वोकिज्म क्या है? वोकिज्म जो है, ये समझिए आपकी जो एक तो मार्क्सवाद का न्यू वर्जन जो है, नव वामपंथ जो है, वो सांस्कृतिक मार्क्सवाद है। और उस सांस्कृतिक मार्क्सवाद में भी लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन जो है वो वोकिज्म है। तो ये बहुत लेटेस्ट है, 2016-17 से इसका शब्द गढ़ा गया है। तो ये ऐसे तो होता है कि जागा हुआ समाज, तो जागने के नाम पर जो क्या है कि हर तरह के जितनी भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको सबको नकारना, सब पे क्वेश्चन मार्क खड़े करना। तुम हमारे पिता हो तो हम तुम्हारी बात क्यों माने, हमारे समाज में ये क्या ये परंपरा है तो हम इसको क्यों माने। तो जो जॉर्ज लुकास ने 3R की थ्योरी दी थी कि रिसिस्ट अर्थात प्रतिरोध करिए, हर चीज को रिजेक्ट करिए और तब रिबेल करिए, हर चीज में विद्रोह करिए। तो जो वोकिज्म है, जागने के नाम पर यही किया जा रहा है कि हम जागे हुए लोग हैं और हम अपने आप को, अगर आप हमको ये आइडेंटिटी देते हो कि हम स्त्री हैं तो हम अपने आप को स्त्री नहीं मानेंगे, आप पुरुष कहोगे तो हम पुरुष नहीं मानेंगे, और फिर कहेंगे कि भाई अगर आप अपने आप को ऐसा लगता है कि आप गलती से पुरुष बना दिए गए हैं तो आप अपने आप को स्त्री में ज्यादा कूल समझते हैं, तो आपको सर्जरी करवा के और स्त्री के रूप में रहना चाहिए। अब इसमें जो उस तरह की मेडिसिन है या उस तरह का जो सर्जरी का खर्चा है, वो भी कौन उसका लाभ लेगा, उसका कोई कॉरपोरेट लाभ लेगा, मल्टीनेशनल कंपनी लेगी। फिर इस तरह के जो हरकतें करने वाले स्त्रैण स्वभाव के लोग हैं, वो चाहे फैशन डिजाइनर मल्होत्रा हो या करण जौहर हो, इस तरह के लोगों को प्रमोट भी किया जाता है बहुत ही सोचे समझे तरीके से। तो ये वोकिज्म के नाम पे लेस्बियन, LGBTQ और बहुत नए तरह की चीजें, ये जागे हुए लोग हैं हम, जागे हुए के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म और वोकिज्म है, ये हमारे समाज के सबसे नए राक्षस हैं, और पता चला कि आज हम इनके जिन स्वरूपों पे डिस्कस कर रहे हैं उससे कुछ नए स्वरूप 2 दिन बाद ही आ जाए। तो ये रोज अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं और ये हमारे आसपास हैं, और हो सकता है कि हम ही इनकी विचारधारा से प्रभावित हो और हम समझ ना पा रहे हैं। तो जहां पर भी हमको एक दूसरे से लड़ाने की
नकारात्मक बातों को करने की संभावना दिखे, हम तुरंत समझ जाएं कि इसमें कुछ न कुछ इनकी चाल है। और जितना ज्यादा हम अपने समाज को अपने पुरातन मूल्यों में, सनातन मूल्यों में मजबूती के साथ लाएंगे, हमारा पुराना समाज कैसे चलता था, हमारे गांव के लोग सारे एकजुट कैसे रहते थे, हमारे परिवार के लोग कैसे एकजुट रहते थे, कैसे एक साथ भोजन करते थे, हम कैसे अपने न्यूनतम खर्चों में कैसे अपने आप को भोगवाद में न फंसाएं, कैसे हम अब मंदिरों को एक अपना धर्म का एक केंद्र बनाए, यज्ञ करें। इन सारे मूल्यों पर हम जितना ज्यादा धीरे धीरे जाएंगे, हम निश्चित तौर पर इस राक्षस को, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े राक्षसों को पराजित किया है, तो इस नए राक्षस को भी पराजित करने में सफल होगा, ऐसी हमारी आशा है। और आपने ये बहुत अच्छा नया एक विषय रखा, और हमको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। निरंतर आप ऐसे ही अच्छे विषयों पर आयोजित करें, और जब भी हमको आप इस तरह का कभी आमंत्रण देंगे, हम जरूर उपस्थित होंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत नमस्कार।